हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैपेसिटर के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने भी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे आप देख लीजिए या कि प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर में क्या होता है। एक कैपेसिटर में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, कैपेसिटर किस तरह का होता है। ये चालक, इसकी चालक प्लेट होती है और बीच में क्या भरा होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इनके मध्य की दूरी होती है डी। ये चालक प्लेट। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्टर द्वारा अलग किए गए दो इंसुलेटर। मतलब इसके अनुसार से हम क्या देखते हैं, ये दो इंसुलेटर हैं, बीच में कंडक्टर है। ये तो नहीं होगा। इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है हमारे, बीच में इंसुलेटर भरा। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संधारित्र प्रभावित नहीं होता है। कैपेसिटर किससे प्रभावित नहीं होता है। कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, देखिए, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। क्या दिया, प्लेट का एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी अगर, तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, यहाँ पे एप्सिलॉन आर, अभी तो वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे। अगर ज़्यादा के रखते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इससे ही प्रभावित हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है, इससे भी। फ्रीक्वेंसी से हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रभावित नहीं होता है। जैसे देखिए, सी का फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान वी। एक ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 ए अपान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए अपान डी, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, ना यहाँ पे मतलब है, कहीं भी फ्रीक्वेंसी कोई मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी प्रभावित नहीं होती। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देता है एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, तब तो फ्रीक्वेंसी से प्रभावित होता रिएक्टेंस। लेकिन जो हमारा कैपेसिटेंस है वो तो बनाते वक्त स्थिर कर दिया गया कि ये इतने मान का ही कैपेसिटेंस लगे। मतलब जैसे आप फैन में लगाते हैं 2 माइक्रोफैरड का, तो क्या फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज चेंज होने से ये 2 माइक्रोफैरड चेंज हो जाता है, नहीं चेंज होता है, क्योंकि ये चीज़ एक कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा इसको चेंज नहीं कर सकता है। इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा, डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड नंबर, एक लघुपतित संधारित्र में वोल्टेज कितना होगा। देखिए, लघुपतित संधारित्र, सबसे पहले सी आप देखते हैं। सी बराबर क्या होगा, 1/एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन ए आर ए अपान डी, ठीक है। लघुपतित, जब ये दो प्लेटें हैं हमारी, ये दो प्लेटें हैं, इनको हम शॉर्ट कर देंगे तो ये मान डी जो होगा ये 0 हो जाएगा। जब ये, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ गई हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0। जब ये 0 होगी तो किसी संख्या में 0 को भाग देंगे, अनंत आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस तो हमारा अनंत हो गया, ठीक है। इसमें क्या मांगा, वोल्टेज। तो हमको एक चीज़ और पता है कि सी इक्वल क्या होता है, क्यू अपान भी। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान सी। अब ये सी है अनंत, किसी संख्या में अनंत का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0। तो हमारा भी इक्वल क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमारा वोल्टेज कितना होगा, शॉर्ट सर्किट का 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के विपरीत अनुपात होता है। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है। विद्युत धारा इसमें नहीं है, विद्युत धारा कहीं भी। वोल्टेज भी नहीं है। आवृत्ति है, आयाम प्रतिरोध कुछ भी नहीं है। तो हमको क्या पूछा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके विपरीत अनुपात में होता है। मतलब एक्स सी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/f, फ्रीक्वेंसी के विपरीत प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आवृत्ति, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा नंबर, संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। देखिए, जो हमारा लोड होता है, मान लीजिए इंडक्टिव लोड है,
ये लोड है हमारा। हमको कैपेसिटर का यूज किस लिए किया जाता है, या कि पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए या कि फेज शिफ्ट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे तब तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम सीरीज में किसी उपकरण के लगाते हैं तो वो फेज शिफ्ट करता है। जैसे कि हमारा ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, यहाँ पे कैपेसिटर लगता है तो ये क्या करता है, फेज को शिफ्ट करता है, मतलब एक फेज को दूसरे फेज में बांटता है। तो हमेशा कैपेसिटर को पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए लोड के नज़दीक तथा लोड के पैरेलल में, तो ये हमारे पैरेलल में होंगे, यहाँ पे पैरेलल में है ना कैपेसिटर, और टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें प्रेरक भार के टर्मिनल में। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संधारित्र को कभी भी किस में कूटबंद नहीं किया जाता है। नैनो फैरड में होता है, माइक्रो फैरड में होता है, पिको फैरड में होता है, फैरड में भी होता है। लेकिन कभी भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू किलो फैरड में नहीं पाए होंगे। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, डी नंबर। किलो फैरड में इसका यूनिट होती है यूनिट, लेकिन व्यक्त नहीं किया जाता। कूटबंद मतलब व्यक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर क्या होगी। शुद्ध कैपेसिटेंस में देखिए, शुद्ध कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या करता है, धारा को लीड कराता है। तो ये हमारा वोल्टेज होगा प्योर कैपेसिटर, क्योंकि वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। इसमें धारा 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है 90 डिग्री। तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कॉस बराबर 90, फाई बराबर 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0। पावर का फार्मूला हमारा क्या होता है, P इक्वल वी आई कॉस फाई। कॉस फाई का मान हमारा कितना आ गया, 0। तो पूरी पावर तो हमारी 0 खपत हुई है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, प्योर कैपेसिटिव कितनी पावर खर्च करता है, 0। मतलब कि वो जितनी सर्किट से पावर लेता है उतनी ही सर्किट को दे देता है। अगर रजिस्टिव सर्किट होता तो वो अधिकतम करता, रजिस्टिव सर्किट तो अधिकतम करता, लेकिन प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव पावर का खपत 0 करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों में अलगाव आधा बढ़ जाए। अलगाव का मतलब होता है ये जो चालक प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी, जब ये हम दूरी को क्या करेंगे, प्लेटों को आधा कर दिया, इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो हमारा सी कितना हो, सी का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इसको हम क्या किए, आधा किए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, इसका धारिता क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन, निर्वात की आपेक्षिक पारगम्यता। निर्वात की आपेक्षिक पारगम्यता, निर्वात में हवा, याद रखिएगा हवा या निर्वात दोनों की रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है, 1। और इसकी यूनिट कितनी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। कारण क्या है कि इसकी तुलना करते हैं उस माध्यम की सापेक्ष की तुलना वायु की निरपेक्ष से तुलना करते हैं। माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता की तुलना वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता से करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, 4 पाई 10 की पावर, ये चुंबकीय पदार्थ की परमिएबिलिटी। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, म्यू जीरो बराबर कितना होता है, 4 पाई 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है। अगर किसी भी उसका पूछ लेता, एप्सिलॉन 0 का अगर पूछ लेता है तो इसका मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फैरड पर मीटर। ठीक है। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, 9 नंबर के लिए हमारा सी नंबर आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10 नंबर, एक 30 माइक्रोफैरड की धारिता वाला संधारित्र 200 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है।
कम से कम आवेशित विद्युत धारा कितनी होगी। देखिए क्या होता है, वोल्टेज कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, और इसकी चार्जिंग करंट क्या होती है, IC बराबर क्या होती है, C DI अपॉन DV अपॉन DT। ठीक है तो ये वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करेगा। जब कैपेसिटर चार्ज नहीं रहता, अगर उसको DC सप्लाई दी जाए तो वो क्या करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। मतलब शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो स्टार्टिंग में कितनी धारा प्रवाहित करता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है तो वो DC सप्लाई हमारा किस तरह व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की तरह। मतलब कि कितनी धारा होगी, 0। तो इसमें पूछा है कम से कम आवेशन विद्युत धारा होगी, कब होगी, कब होगी कम से कम विद्युत धारा। इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए। जब संधारित्र हमारा पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न माध्यमों से किस माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है। सबसे कम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है वायु की। कितनी होती है, 1। ठीक है, या कि निर्वात की कितनी होती है, 1। क्लास की 6 से 15 होती है, ऐसे ही सब की होती है। आप इसको नोट से देख लीजिएगा, इसमें आंसर होगा वायु की। ठीक है, कागज के संधारित्र किस रूप में उपलब्ध होता है। कागज में संधारित्र किस, देखिए जब आप कैपेसिटर को तोड़ते हैं, जैसे ये हमारा कैपेसिटर है, इसको जब आप तोड़ते हैं तो इसमें जो कागज लगा होता है वो फॉइल प्रकार का होता है, है ना। तो इसमें क्या होगा, रोल फॉइल्ड, इसमें होगा रोल फॉइल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेडियो में गैंग कंडेंसर किसका प्रकार है। गैंग कंडेंसर एयर कंडेंसर या वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ठीक है ना, तो जो रेडियो सिग्नल ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किए जाते हैं, ट्यून सर्किट में भी यूज किए जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, एयर संधारित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14 नंबर, प्रतिदीप्त ट्यूब में संधारित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए इसका हम पहले सर्किट बनाते हैं, ये हमारी ट्यूब लाइट है, प्रदीप लैम्प। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्टर लगा होता है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, ये स्टार्टर लगा होता है, यहाँ से हम क्या देते हैं, इसमें ये चोक लगा होता है यहाँ पे, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं प्लस माइनस, या कि हम क्या दिए, सप्लाई AC दिए। अक्सर AC ही काम में ली जाती है। ठीक है, तो जब इसकी पट्टी यहाँ से खुलती है तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिससे हमारे जो घरों में लाइट है, रेडियो उपकरण, उनमें व्यवधान पैदा होता है, क्योंकि स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं इस चोक के पैरेलल में, तो ये व्यवधान को रोकता है तथा स्पार्किंग को कम करता है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें, रेडियो व्यतिकरण न्यूनतम करने के लिए प्रकाश प्रकीर्णन करने वाले लगे समय फेज को, तो इसमें क्या हो जाएगा, B नंबर, रेडियो व्यतिकरण न्यूनतम करने के लिए, मतलब रेडियो व्यवधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, एक संधारित्र को किस रूप में जोड़ा जाए कि किसी मोटर लोड का शक्ति गुणांक मान बढ़ जाए। इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर बढ़ाना है, तो मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में, मोटर के साथ सीरीज में, फिर क्या है, मोटर के समांतर में शुरुआती वाइंडिंग पे। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, इसमें क्या होता है, कैपेसिटर ये फेज को शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमको इसमें क्या पूछा, पावर फैक्टर को बढ़ाना है, तो पावर फैक्टर के लिए बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, मोटर के सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर में आप देखे होंगे, इंडक्शन मोटर में जो सीलिंग फैन होते हैं, फैन ऊपर वाले, उसमें वह फेज को शिफ्ट करने का भी कार्य करता है और पावर फैक्टर बढ़ाने का कार्य भी करता है। इसके कारण सीलिंग फैन का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.8 लैगिंग से 0.85 लैगिंग तक हो जाता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम
का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो आपको पता है कि C इक्वल क्या होता है, Q/V। ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर वो हो जाएगा, C बराबर कूलम 0.24, वोल्टेज कितना 10 वोल्ट। तो जब इसमें हम 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 भागे ये 10 का नीचे इंटू करो, इधर इंटू करो, ठीक है ना। अगर इसमें आप डायरेक्ट भी भाग देते हैं तो 0.24 भागे 10, ठीक है। 0 पॉइंट फिर 0 भाग नहीं गया, फिर ये 2 आ गया 4, तो इसका क्या हो जाएगा 0.024 फैराड, ठीक है ना। 2 बार गया, फिर भाग 2 बार गया तो 20 आ गया, फिर 4 आया, फिर भाग नहीं गया तो 0, फिर 4 फैराड। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा 0.024 फैराड, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है 70 नंबर, यदि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये श्रेणी क्रम में है, इनका समतुल्य क्या होता है। एक चीज याद रखिए, कैपेसिटर हमेशा रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, कैपेसिटर हमेशा रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो इसके लिए क्या होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा C1 C2 इधर डिवाइड करेंगे, C2 प्लस C1 बराबर 1/C। तो C बराबर क्या हो जाएगा, पलटी कर देंगे तो C1 C2/C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें C नंबर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर है। आपको बताया ना, एयर कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर या गैंग कैपेसिटर, ये किस प्रकार के होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। ये टीवी की ट्यूनिंग, रेडियो सिग्नल तथा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील प्रकार का कैपेसिटर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वैसे एयर कैपेसिटर होता है परिवर्तनशील प्रकार का, तो अगर इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसको हम ट्रिमर, हाँ इसको ट्रिमर कैपेसिटर भी कहते हैं, इसको ट्रिमर कैपेसिटर भी कहते हैं। एयर कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर या ट्रिमर कैपेसिटर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एक संधारित्र में 2 शामिल हैं। संधारित्र में क्या क्या होता है संधारित्र बनाने के लिए, 2 चालक प्लेट, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक द्वारा पृथक, ये नहीं होगा। कंडक्टर इंसुलेटर द्वारा पृथक, ये 2 कंडक्टर हैं, इनके मध्य में इंसुलेटर डाल दिया गया जिससे ये पृथक है। तो कंडक्टर इंसुलेटर द्वारा पृथक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 20 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हमारा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है। पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इनमें पोलैरिटी नहीं दी हुई होती है, लेकिन टैटलम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें हमेशा ऋण चिन्ह दर्शाया हुआ होता है कि ये टर्मिनल ऋण ही है, ठीक है ना, क्योंकि ध्रुवीकृत होते हैं। ये केवल किस में यूज किए जाते हैं, डीसी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, इसके पहले भी कई कैपेसिटर रिलेटिव क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप देख लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।